हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं जीके डोज की सेकंड वीडियो के बारे में। एक वीडियो ऑलरेडी बन चुकी है, अगर आपने नहीं देखी है तो ऊपर लिंक पर क्लिक करके आप उस वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिएगा। इसमें हम जो है वो पीवाईक्यूज जितने भी एग्जाम्स में डिफरेंट डिफरेंट इंडियन पॉलिटी, इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सभी को हम जो है वो यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी क्योंकि आपका एक तरीके से रिवीजन होगा और जिन क्वेश्चंस के बारे में आपको नहीं पता होगा उन क्वेश्चंस के बारे में आपको पता लगेगा। तो 50 क्वेश्चंस हैं, कमेंट करके बाद में आपको बताना है कि 50 में से आपके कितने सही यहां पर हुए हैं। आगे बढ़ने से पहले तो आप सभी को पता ही है, आप में से बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जो टीजीटी की तैयारी, जेबीटी की तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, जेबीटी की तो लास्ट डेट भी इंक्रीज हो चुकी है फॉर्म भरने की। तो यहाँ पर टीजीटी का कंप्लीट बैच चला हुआ है जिसमें आपको फुल कंटेंट मिलता है, चाहे वो आपकी वीडियोस हो, चाहे पीडीएफ हो, या फिर आपका कोई भी अदर जो है वो चीजें हो। और इसके अलावा जेबीटी का स्टडी मटेरियल का जो है वो बैच चला हुआ है। तो दोनों में अगर आप इंटरेस्टेड हो, दोनों में से किसी में भी घर बैठे तैयारी करना चाहते हो और हिमाचल प्रदेश में एक क्वालिटी मटेरियल लेना चाहते हो, तो आप दोनों को जो है वो देख सकते हो। दोनों में आपको डेमो जो है वो मिल जाएंगे। डेमो देखिए, पसंद आता है तभी आप इनरोल जो है वो कर सकते हो। इंडियन पॉलिटी से आज की वीडियो की हम शुरुआत करेंगे। इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चन से सबसे पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, आर्टिकल के बारे में बात हो रही है कि एक राष्ट्र एक चुनाव का प्रावधान करता है। सिंपल सा क्वेश्चन कि जो वन नेशन वन इलेक्शन है, आपने न्यूज में बहुत बार इसके बारे में सुना होगा, तो इससे रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है? 83 है, 172 है, 356 है, या कोई भी आर्टिकल नहीं है? तो इसका सिंपल सा आंसर है कि कोई भी स्पेसिफिक आर्टिकल इससे रिलेटेड जो है वो अभी एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, क्योंकि इसके बारे में अभी बात हुई है, कोई ऐसा नहीं है कि इससे रिलेटेड कोई पहले से ही जो है वो यहां पर आर्टिकल है। तो ये न्यूज में चला हुआ है, तो इस तरीके के क्वेश्चन कई बार जो है वो बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है किस निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है? सिंपल सी लैंग्वेज में कहें कि जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो उसमें कौन कौन भाग लेता है। क्वेश्चन पूछने का तरीका डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, अलग अलग तरीके से भी पूछा जा सकता है, आपका जो है वो स्टेटमेंट वाइज भी पूछा जा सकता है, बट आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो करेक्ट पता होनी जरूरी है। तो क्या केवल पार्लियामेंट के मेंबर हिस्सा लेते हैं? क्या पार्लियामेंट प्लस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर हिस्सा लेते हैं? पार्लियामेंट प्लस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली प्लस लेजिस्लेटिव काउंसिल हिस्सा लेती है, या फिर जनता के द्वारा होता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका पार्लियामेंट प्लस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि संसद प्लस राज्य विधानसभाएं। ठीक है, ये जो है इनके द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। एक फॉर्म तो हो गई क्वेश्चन को ये पूछने की। दूसरा क्या होता है कि संसद की जगह कई बार क्या होता है, लोकसभा प्लस राज्यसभा यहां पर लिख दिया जाता है, प्लस आपका जो है वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली लिख दी जाती है। तो ये भी आपका एक सही आंसर हो गया। ठीक है, क्योंकि लोकसभा प्लस राज्यसभा क्या हुआ, संसद ही है एक तरीके से। अब इसकी जगह कई बार क्या लिखा होता है कि इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज। ठीक है जी, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज प्लस आपका स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये भी आपका आंसर जो है वो यहां पर सही होगा। तो तीन टाइप के इसके आंसर बनते हैं, बट वही बात बोली ना मैंने कि ऑप्शन घुमा सकते हैं, क्वेश्चन घुमा सकते हैं, बट अगर आपको डिटेल पता है, ठीक है, तो आप फिर जो है वो अच्छे से उसको जो है वो टैकल कर लोगे। अगला क्वेश्चन, संविधान का कौन सा ऐसा संशोधन है, यानी कि कौन सा अमेंडमेंट है ऐसा जो कि राज्य विधानमंडलों में और उसके साथ साथ संसद में महिलाओं के आरक्षण से संबंधित है? कि जो रिजर्वेशन है वुमेन का, ठीक है, वो पार्लियामेंट में होगा कितना, लेजिस्लेचर जो स्टेट की होती है उसमें कितना होगा, तो इससे रिलेटेड कौन सा संशोधन है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका 128th अमेंडमेंट। ठीक है, कौन सा है? 128th अमेंडमेंट। ये क्वेश्चन तो ये हो गया। कई बार क्या होता है कि 128th अमेंडमेंट आया कब था, तो 2023 से रिलेटेड है। तो ये अलग अलग दो क्वेश्चन भी जो है वो यहां पर बन सकते हैं। ठीक है जी, बाकी स्टेटमेंट में भी इसको इंक्लूड किया जा सकता है। ऐसा मत सोचिएगा कभी भी कि भाई कोई क्वेश्चन इजी है, भाई इजी तो अब पूछा नहीं जाएगा। कई बार क्या होता है कि मान लो आपसे पूछ लिया कि रिजर्वेशन जो वुमेन्स की है उनसे रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट इनमें से सही है, कौन सी गलत है, और सारी स्टेटमेंट आपकी ऐड की गई है, तो उसमें से ये भी पूछ लेंगे कि भाई जो आपका रिजर्वेशन है उससे रिलेटेड आपका 128th अमेंडमेंट है। फिर सेकंड स्टेटमेंट डाल दी 128th अमेंडमेंट जो है वो 2023 में आया था। तो क्वेश्चन कहीं से भी घुमाया जा सकता है। मेन बात है कि आपको अच्छे से डिटेल जो है वो उसके बारे में पता हो। अगला, भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। 26 नवंबर को जो है वो आपका संविधान दिवस जो है वो यहां पर मनाया जाता है। ठीक है, अब आप मुझे बताओगे कि कब जो है वो अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन को, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा। ठीक है, ये मुझे आप कमेंट करके बताओगे, और कब जो है वो इफेक्ट में आया था ये भी आप मुझे कमेंट करके बताओगे, क्योंकि ये कुछ बेसिक सी चीजें हैं जो कि आपको पता होनी जरूरी है।
अगला क्वेश्चन है, कौन से अनुच्छेद के अकॉर्डिंग यानी कि कौन से आर्टिकल के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति को यह पावर दी गई है कि वो वित्तीय आपातकाल घोषित कर सकता है, यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी को घोषित कर सकता है? तो इसका भी आंसर मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स को पता होगा, आर्टिकल 360। ठीक है, आंसर क्या होगा? आंसर होगा यहां पर आर्टिकल 360। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन, जो न्यायिक नियुक्तियां होती है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम प्रणाली किस मामले के फैसले पर आधारित है? ठीक है, आपको पता ही होगा सुप्रीम कोर्ट जो कॉलेजियम सिस्टम होता है वो जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स के लिए होता है। ठीक है, तो वो कौन से केस के ऊपर बेस है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका सेकंड जज केस। अब इसके बारे में ज्यादा डिटेल में आपको जानने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी अगर आपको न्यायिक नियुक्तियों से रिलेटेड कोई क्वेश्चन बन जाता है या कॉलेजियम प्रणाली से रिलेटेड बन जाता है तो उसका याद रखिएगा, अगर कोई केस पूछा जा रहा है तो सेकंड जजेस केस जो है, द्वितीय न्यायाधीश मामला, उससे रिलेटेड है। बस इतना आपको यहां पर याद रखना है। अगला क्वेश्चन, कौन सा संवैधानिक संशोधन यानी कि अमेंडमेंट से रिलेटेड है? लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण को 10 वर्ष के लिए बढ़ाता है, 2020 से लेकर 2030 तक। ठीक है, किसके बारे में बात हो रही है? लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में जो भी आपका एससी और एसटीज के लिए आरक्षण होता है उसको 10 वर्ष के लिए बढ़ाता है। इससे रिलेटेड कौन सा संशोधन है? मेजर जो चीज है वो है क्वेश्चन को समझना। तो इससे जो रिलेटेड है वो है आपका 1/4 अमेंडमेंट। ठीक है, 104 मतलब 104th अमेंडमेंट जो था वो इससे रिलेटेड है। आया कब था? 2019 में आया था, और मतलब कि जो इफेक्ट हुआ था, मतलब कि जो शुरू हुआ था वो 2020 में हुआ था। ठीक है, तो 104th अमेंडमेंट, 104था अमेंडमेंट 2019। अगला क्वेश्चन बहुत इजी, कि विच कमीशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग इलेक्शन इन इंडिया? भारत में चुनाव करवाने के लिए कौन सा आयोग जिम्मेदार है? तो सिंपल सी बात है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत निर्वाचन आयोग जो है वो इसके लिए जिम्मेदार है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीवाई क्यूज उठाकर देख लेना, बहुत बार आपको देखने को मिल जाएगा डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में, कि दल बदल विरोधी कानून संविधान की किस अनुसूची में निहित है? एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो कौन सी शेड्यूल में आता है? ये तो आपको पता ही होगा, टोटल आपकी जो है वो यहां पर 12 शेड्यूल्स हैं। ठीक है, अब उनमें से जो 10th शेड्यूल है उसमें आपके दल बदल विरोधी कानून के बारे में बताया गया है। ये पीवाई क्यूज में बहुत बार आपको देखने को मिल जाएगा। एक और पूछा जाता है कि ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में किस शेड्यूल में बताया गया है? ठीक है, तो उससे रिलेटेड है आपकी 8th शेड्यूल। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड होते हैं, और अगर आप पहले भी आपने एग्जाम दिए हैं तो आपको पता होगा ये पूछे ही जाते हैं। चलो अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों का विचार किस देश से लिया गया है? कहां से बोरो किया गया है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका आयरलैंड। ठीक है, आयरलैंड। अब अच्छा, आयरलैंड की कैपिटल क्या हो गई? आयरलैंड की कैपिटल होगी डबलिन। ठीक है जी, और करेंसी क्या है? करेंसी है आपकी यूरो। तो ये भी थोड़ा सा आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इंडियन हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन से मौर्य सम्राट भारत भर में शिला लघु सेदियों रॉक एडिक्ट्स की लिखाई के लिए जाने जाते हैं? ठीक है, कौन से जाने जाते हैं रॉक एडिक्ट्स की लिखाई के लिए? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका अशोका। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, नालंदा के प्राचीन विश्वविद्यालय को किस शासक ने नष्ट किया था? ठीक है, नालंदा जो यूनिवर्सिटी थी, कौन से शासक ने उसको जो है वो डिस्ट्रॉय किया था? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका सेकंड, बख्तियार खिलजी। ठीक है, याद रखिएगा, बख्तियार खिलजी। ठीक है, देखो बख्तियार खिलजी ने जो प्राचीन विश्वविद्यालय को डिस्ट्रॉय किया था वो किया था किससे रिलेटेड? बुद्धिज्म को जो है वो खत्म करने के लिए इंडिया से। क्योंकि वो क्या था कि वो बुद्धिज्म जो एक आपका धर्म था उसको जो इस्लाम है उसके लिए खतरा मानता था। तो इसके लिए उसने जो है नालंदा विश्वविद्यालय को जो है वो क्या किया था? डिस्ट्रॉय किया था। ये थोड़ा सा आप यहां पर याद रखिएगा। अगला है, द क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? अब क्या होता है कि जब आपकी रिवीजन नहीं होती तो आप कंफ्यूज हो जाते हो, 42 44 46 कब हुआ था, जबकि आपने पढ़ा होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है 1942। ठीक है, 1942 8 अगस्त का समय था जब इसको शुरुआत की गई थी, और इसका एक फेमस नारा दिया गया था, करो या मरो। ठीक है, तो कई बार ये क्वेश्चन भी आ जाता है, करो और मरो का नारा कब दिया गया था, कौन से आंदोलन के दौरान? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा जो है वो यहां पर दिया गया था। अगला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, हिंद स्वराज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो हिंद स्वराज पुस्तक लिखी गई है महात्मा गांधी जी के द्वारा। ठीक है, हिंद स्वराज के बारे में यहां पर आपको याद रखना है।
अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध सिपाही विद्रोह भी बोलते हैं, उसको किस वर्ष शुरू हुआ था? वो तो वो हुआ था आपका 1857, जिसको 1857 की क्रांति भी बोलते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये। कई बार डेट पूछ ली जाती है तो 10 मई याद रखिएगा। ठीक है, कई बार पूछ लिया जाता है कहां से इसकी शुरुआत हुई थी, तो मेरठ से जो है वो इसकी शुरुआत हुई थी। तो 3 क्वेश्चन यहीं पर आपके जो है वो क्लियर हो गए। ठीक है, थोड़ा सा और ऊपर जाओगे, थोड़ा हायर लेवल के एग्जाम की तैयारी करोगे, पूछ लेंगे उस समय वायसराय कौन था जब आपके सिपाही विद्रोह हुआ था, तो याद रखिएगा लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो है वो उस समय वायसराय था। ठीक है, तो 1857 में 10 मई को मेरठ से वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन इसके बारे में होती है, बट एक ही क्वेश्चन की अगर आप सारी इंफॉर्मेशन यहीं पर मैं शेयर कर दूंगा तो फिर बचा ही क्या। ठीक है, चलिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो किस काल में फली फूली? ठीक है, कौन सा काल माना जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन का? 3300 से 1300 बीसीई, ईसा पूर्व। 3300 से 1300 ईसा पूर्व जो है वो यहां पर काल माना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता का। अगला क्वेश्चन, वो फाउंडेड द सिटी ऑफ हैदराबाद, हैदराबाद शहर की जो स्थापना की थी वो किसने की थी, ये मुझे बताओ। ठीक है, तो इसका जो सही नाम है वो है मोहम्मद कुली कुतुब शाह। मोहम्मद कुली कुतुब शाह कौन था? वो था गोलकोंडा का सुल्तान। ठीक है, गोलकोंडा का सुल्तान था जिसने जो है वो हैदराबाद शहर की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत बार रिपीटेड है कि मुगल सम्राट अकबर की जो धार्मिक सहिष्णुता की नीति थी उसको किस नाम से जाना जाता था? रिलीजियस टॉलरेंस की नीति थी, उसकी पॉलिसी थी, उसको किस नाम से जाना जाता था? तो सुलह कुल के नाम से उसको जाना जाता था। इसका मीनिंग क्या होता था? इसका मीनिंग होता था पीस विद ऑल। ठीक है, सभी के साथ शांति, तो इसको बोला जाता है सुलह कुल। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, चिपको आंदोलन किस राज्य में शुरू हुआ था? ये तो आप सभी को पता ही होगा। चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी उत्तराखंड से। उस समय उत्तर प्रदेश का एरिया था, ठीक है, जिसको अब जो है वो उत्तराखंड के नाम से जाना जाता था। तो चिपको मूवमेंट की शुरुआत जो है वहां से जो है वो इसकी शुरुआत हुई थी। नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? कौन थी पहली भारतीय महिला जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था? ये जो फर्स्ट वाले क्वेश्चन होते हैं ना, ये कई बार बहुत एग्जाम में आते हैं, जैसे स्पेशली आपके वनडे एग्जाम जो होते हैं। ठीक है, एक दिन के एग्जाम जैसे क्लर्क, जेईआईटी वगैरह। ठीक है, इनमें कई बार आप तो यार देखो कहीं पर भी कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो मदर टेरेसा जो है इनको फर्स्ट वुमेन थी जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1979 में। ठीक है, याद रखिएगा 1979 में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अपने बारंबार बाढ़ के कारण बंगाल का दुख जो है उसे कौन, मतलब कि बंगाल का दुख जो है वो किस नदी को बोला जाता है? ये क्वेश्चन हाई कोर्ट के एग्जाम में अभी हाल ही में ही पूछा गया था। अच्छा देखो, बिहार का जो शोक बोला जाता है वो कोसी नदी को बोला जाता है। ठीक है, यहां पर पूछा गया बंगाल का दुख। ठीक है, कई बार बंगाल का शोक भी बोला जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका दामोदर। पर पता ही होगा जिन्होंने हाई कोर्ट का एग्जाम दिया होगा उसमें ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, कहीं बिहार के चक्कर में इसको लगा के आ गए थे, वहां पर कोसी भी ऑप्शन दिया गया था। तो जितना ज्यादा रिवीजन करोगे उतना ज्यादा बेनिफिशियल आपके लिए रहेगा। वेस्टर्न घाट को और किस नाम से जाना जाता है? पश्चिमी घाट को और किस नाम से जाना जाता है? पश्चिमी घाट को जाना जाता है आपका, ठीक है, सह्याद्री के नाम से। याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन अपोजिट भी हो सकता है कि भाई सह्याद्री को और किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा वेस्टर्न घाट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कहां कहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे? महाराष्ट्र में आपको देखने को मिल जाएंगे, फिर आपका गोवा हो गया। ठीक है जी, गोवा के बाद आपका जो है वो कर्नाटका हो गया, कर्नाटका के बाद आपका जो है वो केरल हो गया। ठीक है, ये मतलब नीचे से ये है ना, ये वाली बेल्ट जो होती है, ये इंडिया का मैप है बॉटम से, तो ये वाली बेल्ट जो होती है, फिर केरल के बाद आपका जो है वो तमिलनाडु हो गया। तो यहाँ पर जो है वो आपको क्या है, पश्चिमी घाट जो है वो देखने को मिलेंगे। समझ आ गया? भारत की कौन सी नदी अमरकंटक पठार से निकलती है? कौन सी रिवर है? नर्मदा है, ताप्ती है, महानदी है या गोदावरी है जो अमरकंटक के पठार से निकलती है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका नर्मदा। ठीक है, नर्मदा रिवर को जो है वो लॉन्गेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर भी जो है वो बोला जाता है। ठीक है जी, ये भी याद रखिएगा। और इसको रेवा रिवर भी कई बार मेंशन कर दिया जाता है, बट ये क्वेश्चन ज्यादा पूछा नहीं जाता है, तो ये थोड़ा सा आप याद रखिएगा। अमरकंटक पठार से जो नदी निकलती है उसका नाम है नर्मदा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपको डायरेक्ट याद रखना है कि भारत में मानसूनी हवाएं जो होती है उनकी दिशा क्यों बदलती है? क्या रीजन है उसके पीछे? उसके पीछे रीजन है कि जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है किसके बीच में? लैंड के बीच में और ओशियन के बीच में, यानी कि भूमि के बीच में और समुद्र के बीच में जो भी आपका यहां पर जो है वो तापमान अंतर होता है या टेम्परेचर डिफरेंस होता है, उसके कारण जो है वो मानसूनी हवाओं की दिशाएं बदलती है। ये सीधा सीधा याद रखना है, इसके बारे में ज्यादा डिटेल जानने की जरूरत नहीं है। अगला है, कौन सी मुख्य उपनदी प्रयागराज इलाहाबाद में गंगा नदी में मिलती है? तो इसका भी सीधा सीधा आंसर है यमुना। यमुना नदी कहां पर मिलती है? प्रयागराज
ठीक है, जिसका पहले नाम था इलाहाबाद, उसमें जो है वो गंगा नदी में मिलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, थार मरुस्थल मुख्यतः किस राज्य में स्थित है? तो थार कहां पर पड़ता है भाई? राजस्थान में पड़ता है, डायरेक्ट आपको पता ही होगा। ठीक है, मुझे 50 में से आपने कमेंट करके बताना है कि आपके कितने सही हुए हैं। ठीक है, अब ऐसा नहीं है सारे क्वेश्चन टफ हैं, ज्यादा से ज्यादा आपके नंबर जो है वो यहां पर बनने चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग मैं एनालाइज कर पाऊंगा और ज्यादा अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपके लिए लेकर आऊंगा। ठीक है, समझ आ गया? चलिए, कौन सा दर्रा लेह को कश्मीर घाटी से जोड़ता है? तो भाई जोजिला दर्रा जो है वो लेह को कश्मीर घाटी से जोड़ता है। हाइट की अगर बात करें 3580 मीटर जो है वो इसकी हाइट यहां पर पड़ती है। ठीक है, एक क्वेश्चन तो ये पूछा जाता है कि कौन सा जोड़ता है, फिर सेकंड हो गया कौन सी कितनी हाइट पड़ती है, थर्ड होता है कई बार पूछ लिया जाता है कौन सी रेंज में पड़ता है। तो ये जो है वो आपका जास्कर रेंज में जो है वो पड़ता है। ठीक है, याद रखिएगा जास्कर रेंज। ठीक है, 3 क्वेश्चन हो गए। चलिए अगला है, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो तसांगपो याद रखिएगा, तसांगपो जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी का नाम है, कहां पर है? तिब्बत में नाम है। ठीक है, अगला है, भारत के कौन से राज्य में सबसे अधिक वर्षा होती है? पता ही होगा आपको, मेघालय में जो है वो यहां पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है। मेघालय की स्थापना 1972 में जो है वो की गई थी, ये भी आपको यहां पर याद रखना है। अच्छा, द साउथर मोस्ट पॉइंट ऑफ मैनलैंड इंडिया, इंडिया का जो मैनलैंड है, ठीक है, जो मुख्य भूमि है, उसका दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? ठीक है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण इस दर पूछ रहे हैं, तो यहां पर कौन सा होगा? यहां पर होगा आपका कन्याकुमारी। समझ आ गया? अगला क्वेश्चन इकोनॉमी के ऊपर चलते हैं। 2024-25 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान क्या है? कि जो जीडीपी ग्रोथ रेट प्रोजेक्शन है 2024-25 के लिए इंडिया का, वो कितना है? तो वो है आपका 6.5%, याद रखिएगा। अच्छा, भारत में जो खुदरा मुद्रास्फीति है, जो रिटेल इन्फ्लेशन है, उसको मापने के लिए कौन सा जो है वो इंडेक्स यूज किया जाता है? तो इंडेक्स यूज किया जाता है आपका सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसको उपभोक्ता मूल्य सूचकांक भी बोलते हैं। ये आपको यहां पर याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जून 2025 तक आरबीआई द्वारा निर्धारित वर्तमान रेपो दर क्या है? रेपो रेट के बारे में यहां पर पूछा जा रहा है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका 5.50% या 5.5 भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, अगला है, विच इंडियन स्टेट कंट्रीब्यूट द हाईएस्ट टू द कंट्रीज जीडीपी? कौन सा देश है, सॉरी कौन सा राज्य है देश का जो जीडीपी में सबसे अधिक योगदान देता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सबसे ज्यादा जो है वो यहां पर कंट्रीब्यूशन देता है। अब इसके बारे में ज्यादा डिटेल ना तो आपको पढ़ने की जरूरत है और ना ही मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, डिटेल में उनकी बता देता हूं आपकी जिनको जो है वो जरूरत होती है। भारत का $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य मूल रूप से किस वर्ष के लिए निर्धारित किया गया था? मूल रूप से निर्धारित किया गया था 2024-25 के लिए। ये आपको यहां पर याद रखना है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात यहां पर हो रही है। जो यूपीआई है, जिससे आप आए दिन पेमेंट करते रहते हो, किस वर्ष उसको लॉन्च किया गया था? ये क्वेश्चन बहुत कई बार पूछे जाते हैं वनडे एग्जाम में, तो 2016 में जो है वो उसको लॉन्च किया गया था। अगला है, आरबीआई द्वारा निर्धारित भारत का वर्तमान मुद्रास्फीति लक्ष्य क्या है? जो करंट इन्फ्लेशन टारगेट है, तो वो है आपका 4%। याद रखिएगा 4% की यहां पर बात हो रही है। अगला है आपका, मेक इन इंडिया पहल की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? मेक इन इंडिया की, तो मेक इन इंडिया की गई थी आपकी 2014 में। अगला है, भारत का जो आर्थिक सर्वेक्षण होता है कौन सा संगठन प्रकाशित करता है? इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पब्लिश किया जाता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा जो है वो उसको पब्लिश किया जाता है। समझ आ गया? अगला है आपका, आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा किस पहलू पर केंद्रित है? कि जो आपने आत्मनिर्भर भारत बहुत बार न्यूज में सुना होगा, ये कौन से एस्पेक्ट के ऊपर जो है वो फोकस करता है? तो ये फोकस करता है आत्मनिर्भरता और लचीलापन के ऊपर, सेल्फ रिलायंस। और ठीक है जी, तो ये आपको यहां पर याद रखना है। चलिए अगला है आपका जनरल साइंस। ठीक है, 40 क्वेश्चंस ऑलरेडी हो चुके हैं, आई होप आपको समझ आए होंगे। जनरल साइंस के ऊपर चलते हैं, जिसमें मैंने थोड़ा करंट अफेयर प्लस साइंस को जो है वो इंक्लूड किया है। इसरो के चंद्रयान-3 मिशन ने चांद के किस हिस्से पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की थी? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका साउथ पोल। साउथ पोल पर जो है वो लैंडिंग की गई थी चंद्रयान-3 के द्वारा। भारत के पहले सौर मिशन का नाम क्या है? ठीक है, इंडिया का जो फर्स्ट सोलर मिशन है उसका नाम क्या है? तो उसका है आदित्य L1। याद रखिएगा, सौर मिशन, या अपोजिट हो सकता है क्वेश्चन की, रिवर्स हो सकता है कि आदित्य L1 किस चीज से रिलेटेड है। तो इंडिया का पहला जो है वो सौर मिशन है। अगला क्वेश्चन है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो ये 2003 में लॉन्च किया गया था। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं आपका, सीधा सीधा याद रखो, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट अगर ईयर आता है तो 2003 आप जो है वो यहां पर लगाओगे। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या होती है? एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो एम्पियर होती है इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट।
अगला है 2024 का, ये करंट अफेयर हो गया। 2024 का भौतिकी में नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया गया था? कि जो नोबेल प्राइज दिया गया था फिजिक्स में, वो कौन से फील्ड के लिए दिया गया था, क्या हुआ था उसमें ऐसा, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका मशीन लर्निंग विद न्यूरल नेटवर्क्स। न्यूरल नेटवर्क के साथ मशीन लर्निंग, इस फील्ड में जो है वो नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट है जो आपका 2024 का चिकित्सा या शरीर विज्ञान में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ठीक है, वो किस खोज के लिए दिया गया था? तो वो दिया गया था आपका माइक्रो आरएनए और जीन नियंत्रण के लिए, ठीक है, कि माइक्रो आरएनए और जीन रेगुलेशन है उसके लिए आपका इस फील्ड में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। क्वांटम कंप्यूटिंग किस मौलिक क्वांटम यांत्रिक घटना का उपयोग करती है? ठीक है, जो क्वांटम कंप्यूटिंग है वो यूटिलाइज करती है किस फंडामेंटल क्वांटम मैकेनिकल फिनोमिना को? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका सुपरपोजिशन एंड इंटेंगलमेंट, ठीक है, सुपरपोजिशन और एंटेंगलमेंट, ये आपको यहां पर याद रखना है। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल मुख्यतः प्रकाश के किन रंगों को अवशोषित करता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये तो आपने पढ़ा ही होगा कि क्लोरोफिल का इंपॉर्टेंट रोल होता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में, लीफ के ऊपर होता है, मैंने पहली वीडियोस में भी आपको बताया है। बट ये कौन से कलर लेता है लाइट से? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका रेड और ब्लू। रेड और ब्लू जो है वो इसका यहां पर सही आंसर होगा, ठीक है। डीएनए की निर्माण इकाई क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक जो होते हैं डीएनए के, उनको क्या बोला जाता है? उनको बोला जाता है न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, याद रखिएगा, न्यूक्लियोटाइड जो है वो उनको बोला जाता है। 2024 में आयोजित COP29 जलवायु शिखर सम्मेलन किस देश में हुआ था? तो वो हुआ था आपका अजरबैजान में, ठीक है जी। तो ये कुछ क्वेश्चन 50 क्वेश्चंस थे, आई होप आपको समझ आए होंगे, ठीक है जी। और इन 50 क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है वो मैं शेयर कर दूंगा आपको, कहां पर? टेलीग्राम चैनल पर, जिसका मैंने लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो ये चीज याद रखिएगा, आई होप आपको समझ आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।